बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 42 इक़सात सुन चुके हैं और अब किस नंबर 43 मुलाहिज़ा फरमाएं। शाम को नए आने वालों में से लंबे कद वाले ने जब घूरती हुई नजरों से उसकी तरफ देखा था तो ये खौफ उसी वक्त से उसके दिल में पैदा हुआ था और कोशिश के बावजूद उससे निजात नहीं पा सकी थी। रात तो खैरी से गुजर गई। सुबह नाश्ते के बाद उन्हें पता चला कि लंबे कद वाला, जिसका नाम सज्जाद था, शहर वापस चला गया था। समीना ने इत्मीनान का सांस लिया। वो दिन भी उन्होंने ताश खेलने और जैटी लान और हवेली में घूमते फिरते गुजारा था। शाम का अंधेरा फैलने के थोड़ी देर बाद सज्जाद वापस आ गया। उसे देखकर समीना के जहन में एक बार फिर खौफ सा उभर आया। रात का खाने के बाद वो फिर एक कमरे में बंद हो गए। लौलका थोड़ी देर बाद ही ऊँघने लगा। शारिक और डी कोस्टा बातें करते रहे। कल सुबह मुल्ला बशीर पंजगोरी से मुलाकात हुई थी तो उसने कहा था कि वो शाम को चक्कर लगाएगा, लेकिन वो ना तो कल शाम को वापस आया और ना ही आज उसने हमारी खबर ली। अलबत्ता उसके मुलाजमीन उनकी बड़ी देखभाल कर रहे थे। यहाँ अगरचे उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अब उन पर वहशत सी तारी होने लगी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ किसी किस्म का धोखा किया जा रहा हो, समीना ने उनकी बातों में हिस्सा लेते हुए कहा। धोखा? मैं समझा नहीं। शारिक ने उसे घूरा। हाजी अब्दुल्ला का काम तो हो गया। उसने मुल्ला बशीर पंजगोरी को यह हदायत की होगी कि हमें ठिकाने लगा दिया जाए। इस किस्म के लोगों से कुछ बाइद नहीं है, समीना ने कहा। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है, डी कोस्टा ने कहा। अगर कोई ऐसी बात होती तो हमारी इस तरह खातिर मिदारत ना की जाती और ना ही हमारी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाता। जिसे तुम हमारी हिफाजत का बंदोबस्त कह रहे हो, ये निगरानी भी तो हो सकती है ताकि हम कहीं फरार होने की कोशिश ना करें। रात तो गुजार ली जाए। सुबह में फोन पर मुल्ला बशीर पंजगोरी से बात करने की कोशिश करूंगा, शारिक ने कहा। वो कुछ देर और बातें करते रहे। फिर डी कोस्टा भी ऊँघने लगा। इस वक्त शायद रात के 11 बजे थे। हर तरफ सन्नाटा था। समीना शारिक के करीब ही लेटी हुई थी कि दफतन वो एक झटके से उठकर बैठ गई। क्या हुआ? शारिक ने उसकी तरफ देखा। दिल घबरा रहा है, सांस घुट रही है। समीना ने सीने पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो बाहर लान में चलते हैं, ताज़ा हवा में तबीयत संभल जाएगी। शारिक ने कहा। वो दोनों कमरे से बाहर आ गए। कुछ देर बरामदे में खड़े रहे, फिर लान में आकर टहलने लगे। हवेली के मुआफिजों में से कोई भी नजर नहीं आया था। अगर किसी ने उन्हें देखा भी था तो टोका नहीं था। वो सामने समंदर में कुछ रोशनियां देख रही हो, शारिक ने इशारा किया। मेरा ख्याल है कोई जहाज है, चलो जेटी की तरफ चलते हैं। वो लोग चबूतरे पर चढ़कर जेटी के प्लेटफॉर्म पर आ गए और पुरानी लॉन्च के करीब पहुंचकर रुक गए। वो लोग समंदर में तैरती हुई रोशनियों को देख रहे थे जो बहुत दूर दाईं बाईं जाती हुई नजर आ रही थी। दफतन अपने अकम में हाथ सुनकर शारिक चौंक गया। उसने मुड़कर देखा, लेकिन उसे बहुत देर हो चुकी थी। उसके सर पर किसी वजनी चीज से जरब लगी थी। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां सी नाचने लगी। वो तेवरा कर गिर पड़ा। शारिक को आखिरी आवाज जो सुनाई थी वो समीना की चीख थी और उसके बाद शारिक का जहन तारीकी में डूबता चला गया। चीखों की आवाज सुनकर वो दोनों गड़बड़ा कर उठ गए। ये आवाज कैसी थी? कौन चीखा था? डी कोस्टा ने नौलखा की तरफ देखते हुए कहा। समीना। नौलखा के मुंह से बेइख्तियार निकला। ये समीना के अलावा किसी और की आवाज नहीं हो सकती थी। वो उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ा। डी कोस्टा ने भी अपनी जगह से उठने में देर नहीं लगाई थी। उन दोनों ने बैक वक्त दरवाजे से निकलने की कोशिश की थी, जिसका नतीजा ये निकला कि वो आपस में टकरा गए। नौलखा तो संभल गया, मगर डी कोस्टा उसकी टक्कर से दीवार से टकरा गया। उसका सर दरवाजे की चौखट से लगा था। उसके मुंह से हल्की सी कराह निकल गई और वो दोनों हाथों से सर को पकड़े नीचे झुकता चला गया। संभल के भाई डिकोटा, उठो, जल्दी करो। नौलखा ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया। डी कोस्टा को अच्छी खासी चोट लगी थी। वो एक हाथ से सर सहला कर रह गया। चीख की आवाज एक बार फिर सुनाई दी, लेकिन इस मर्तबा आवाज बहुत दूर की थी। उसके साथ ही किसी मोटर बोट के इंजन की फटफट की हल्की सी आवाज भी सुनाई दी। वो दोनों बरामदे से निकलकर जेटी की तरफ दौड़े। तारीकी में कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो दोनों इधर उधर देखते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि दफतन नौलखा किसी चीज से टकराया। उसने संभलने की कोशिश की, मगर लड़खड़ा कर गिर गया। वो उस चीज को टटोल कर देखने लगा जिससे टकरा कर गिरा था, और फिर उसके मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। वो एक इंसानी जिस्म था। नौलखे ने जेब से माचिस निकाल कर दिया सलाई जलाई। दिया सलाई की जर्द रोशनी में शारिक का चेहरा देखकर वो बुरी तरह बदहवास हो गया। डी कोस्टा भी उसके करीब पहुंच गया। शारिक को देखकर वो भी बदहवास हो गया था। वो बेहोश था। नौलखे की उंगलियों में जलती हुई दिया सलाई बुझ गई। उसने दूसरी दिया सलाई जलाई और अब उसे शारिक के सर से बहता हुआ खून भी नजर आ गया।
शारक बाबू होश में आओ। नौलखा उसे कंधे से झुंझोड़ने लगा मगर शारक होश में नहीं आया। डिकोटा, नौलखा अपनी जगह से उठते हुए बोला, तुम इसे संभालो, मैं समीना को तलाश करता हूँ। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ गया। उनकी मोटर बोट गायब थी और बैरियर वाला पाइप भी ऊपर उठा हुआ था। समीना बीबी, कहाँ हो तुम? उसने तारीकी में इधर उधर देखते हुए पुकारा, लेकिन जवाब में कोई आवाज सुनाई नहीं दी। नौलखा कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर वापस आ गया। डिकोस्टा शारक को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। कौन है उधर क्या हो रहा है? वाजा रहीम बख्श की आवाज थी। नौलखा उठकर खड़ा हो गया। रहीम बख्श इमारत के दाईं तरफ वाले बरामदे में खड़ा था। उस तरफ जलने वाले बल्ब की मदम सी रोशनी में उसके हाथ में ऑटोमेटिक राइफल भी नजर आ रही थी। ओए वाजा, नौलखा ने उसे पुकारा, इधर आ, मैं तेरा बाजा बजाता हूँ, आ देख ये क्या हो गया है। वाजा रहीम बख्श निगाहों से ओझल हो गया। कुछ ही देर बाद जेटी वाले एरिया में भी 2 बल्ब रोशन हो गए। रोशनी होते ही नौलखा फिर शारक के करीब बैठ गया। उसके सर के पिछले हिस्से पर चोट थी। सर के बाल और गर्दन खून आलूद थी। वो उसका सर और दूसरे जिस्म के हिस्से टटोल कर देखने लगा। चोट सिर्फ सर में लगी थी, जिस्म के किसी और हिस्से में बज़ाहिर कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। नौलखा को समझने में देर न लगी कि ये चोट गिरने से नहीं आई थी, बल्कि शारक के सर पर किसी चीज से जोरदार जरब लगाई गई थी। ये क्या हुआ? कौन है ये? रहीम बख्श की आवाज सुनकर नौलखे ने घूमकर उसकी तरफ देखा। ये अपना शारक बाबू है, नौलखे ने कहा। थोड़ी देर पहले हमने समीना के चीखने की आवाज सुनी थी। यहाँ आए तो शारक बाबू यहाँ बेहोश पड़ा था। समीना बीबी का कुछ पता नहीं और हमारी मोटर बोट भी गायब है। क्या बोलता पड़ा है वाजा? रहीम बख्श के लहजे में हैरत थी। मैं ठीक बोलता पड़ा हूँ। नौलखा ने उसके लहजे की नकल उतारी। कोई समीना को अगवा करके ले गया है। और यहाँ की बत्तियां क्यों बुझी हुई थी? हालांकि यहाँ रात भर बत्तियां जलती रहती हैं। मुझे पता नहीं किसने बुझाई थी, मगर वो कौन लोग थे और समीना को उठाकर कौन ले गया? वो कौन लोग थे? रहीम बख्श ने कहा। अगर ये पता होता तो हम तुम्हारे इंतजार में यहाँ बैठे ना होते। नौलखे के लहजे में तलखी थी। वो लोग समीना को मोटर बोट में ले गए हैं, उनका पीछा करो। रहीम बख्श के चेहरे पर हवाइयां सी उड़ी हुई थी। वो शारक की तरफ देखने लगा। क्या ये? वो इकला कर रह गया। बेहोश है, मरा नहीं, नौलखे ने कहा। इसको इधर कमरे में ले चलो, होश में लाओ और पूछो वो कौन लोग थे। वाजा रहीम बख्श ने कहा। वो इसके रिश्तेदार नहीं थे जिन्हें ये पहचानता हो, नौलखे ने जवाब दिया। पता नहीं वो कौन थे। अगर उनका पीछा ना किया गया तो वो समीना को लेकर कहीं दूर निकल जाएंगे। तुम लोग इसे लेकर कमरे में चलो, मैं अभी आता हूँ। रहीम बख्श कहता हुआ इमारत की तरफ दौड़ा। नौलखा और डी कोस्टा ने बेहोश शारक को उठाया और उसे कमरे में लाकर लिटा दिया। थोड़ी देर बाद रहीम बख्श भी पहुंच गया। उसके साथ मोहम्मद दीन और लंबा तड़ंगा सज्जाद भी था। वो दोनों हैरत से शारक की तरफ देख रहे थे। मोहम्मद दीन, रहीम बख्श ने कहा, तुम इसे होश में लाओ और सर के जख्म पर दवाई भी लगा दो। और सजाद, तुम मेरे साथ आओ। चलो नौलखा। वो तीनों तेज तेज कदम उठाते हुए जेटी पर आ गए। रहीम बख्श ने सफेद लांच का जेटी हुक से बंधा हुआ रस्सा खोला और वो तीनों लांच पर आ गए। रहीम बख्श व्हील कैबिन में आ गया। उसने लांच की बत्तियां जलाई और फिर इंजन स्टार्ट करने लगा। एक ही मर्तबा बटन दबाने से वो स्टार्ट हो गया। यह लांच वाजा बशीर पंज गोरी के जाती इस्तेमाल के लिए है। इसे किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। रहीम बख्श ने करीब खड़े हुए नौलखा की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन इस वक्त मजबूरी है, हमारे पास कोई और बोट वगैरह भी नहीं है। 1-2 मरतबा आगे पीछे हरकत देने के बाद लांच का रुख खाड़ी के दहाने की तरफ हो गया। बड़ी महारत से लांच को खाड़ी से निकाला गया। वो लोग किस तरफ गए थे, देखा था तुमने? रहीम बख्श ने नौलखा की तरफ देखते हुए पूछा। देखा तो नहीं था, लेकिन बोट की आवाज उस तरफ से आई थी। नौलखे ने इशारा किया। रहीम बख्श ने समंदर में आने के बाद लांच का रुख उसी तरफ मोड़ दिया। लांच साहिल से तकरीबन 100 गज के फासले पर हल्की रफ्तार से चलती रही। उस तरफ साहिल का वही इलाका था जहां उस रात वो लोग साहिल पर उतरे थे और बोट चट्टानों में छोड़ी थी। साहिल की तरफ देखते रहो, अगर वो बोट कहीं नजर आ जाए तो बता देना, रहीम बख्श ने कहा। नौलखा व्हील कैबिन से निकलकर अरशे पर आ गया। सजाद पहले ही अरशे की रेलिंग के करीब खड़ा था। उसके दाएं हाथ में ऑटोमेटिक राइफल थी। नौलखा भी दोनों हाथ रेलिंग के पाइप पर जमा कर खड़ा हो गया। लांच के चारों तरफ सुर्ख लाइटें लगी हुई थी, जिनकी रोशनी खासी तेज थी। साहिल की ये चट्टानें उस रोशनी में साफ नजर आ रही थी। नौलखा गहरी नजरों से साहिल की तरफ देख रहा था। लांच कभी साहिल के बहुत करीब आ जाती और कभी बहुत दूर हट जाती। रहीम बख्श उस साहिल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। वो उसी हिसाब से लांच को कभी साहिल के करीब ले जाता और कभी दूर ले जाता। वो चट्टानें अब बहुत पीछे रह गई थी जहां उस रात वो लोग साहिल पर उतरे थे। अब साहिल के साथ साथ गुंजान झाड़ियों का सिलसिला था और उनसे आगे खासी दूर बंदरगाह की रोशनियां नजर आ रही थी।
नौलखे को यकीन था कि वो लोग समीना को लेकर बंदरगाह की तरफ नहीं गए होंगे, बल्कि उससे पहले किसी जगह साहिल पर उतर गए होंगे। इसलिए नौलखा बड़ी तवज्जो से साहिल की तरफ देख रहा था कि शायद कहीं वो मोटर बोट नजर आ जाए, और बिलाकर वो चीख उठा, रुको लांच रोको वाजा। रहीम बख्श ने उसकी आवाज सुन ली। लांच चंद गज आगे जाकर रुक गई। रहीम बख्श कैबिन से निकलकर उसके करीब आ गया। वो उधर झाड़ियों में नौलखे ने इशारा किया। मुझे यूं लगा था जैसे वहां गुंजान झाड़ियों में कोई कश्ती छुपी हुई है। रहीम बख्श गौर से उसकी तरफ देखने लगा। उस जगह साहिल अमूदी किनारे की तरह था और गुंजान झाड़ियां फैली हुई थी। मेरा ख्याल है वहां कोई चीज मौजूद जरूर है, रहीम बख्श ने कहा। सज्जाद, रबर की कश्ती उतारो और तुम लोग वहां देख कर आओ। सज्जाद ने रबर की कश्ती पानी में उतार दी और उसमें सिर्फ 2 आदमियों के बैठने की गुंजाइश थी। रस्सी की सीढ़ी के जरिए सज्जाद और नौलखा कश्ती में उतर आए। सज्जाद ने अपनी राइफल अपने पैरों के करीब रख ली और चप्पूओं की मदद से कश्ती को चलाने लगा। प्लास्टिक के ये चप्पू खासे मजबूत थे। झाड़ियां वहां से तकरीबन 50 गज दूर थी। नौलखा गहरी नजरों से उस तरफ देख रहा था। दफतन वो चीख उठा, वो उस तरफ। उसने इशारा किया। वो कश्ती ही है और यकीनन वही मोटर बोट है। सज्जाद ने उसके इशारे की तरफ देखा और कश्ती का रुख उसी तरफ मोड़ दिया। वो मोटर बोट ही थी जो गुंजान झाड़ियों में छुपी हुई थी। कश्ती बोट के करीब पहुंचकर रुक गई। वो दोनों मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देख रहे थे। उन्हें झाड़ियों के दरमियान एक तंग सा रास्ता नजर आ गया जो 45 दर्जे का जाविया बनाता हुआ ऊपर की तरफ चला गया था। यह रास्ता उस बुरबुरी चट्टान को काटकर बनाया गया था। सज्जाद कश्ती को उस रास्ते के करीब ले आया। कश्ती से मुंसलिक नायलून की रस्सी का एक सिरा उसने एक झाड़ी की शाख से बांध दिया और राइफल उठाकर बड़ी एहतियात से उस कटाव पर चढ़ने लगा। चंद सेकंड बाद नौलखा भी उसके करीब मौजूद था। वो दोनों कटाव पर चढ़ते हुए ऊपर आ गए। तकरीबन वो 15 फुट ऊपर पहुंच गए। उनके चारों तरफ झाड़ियां थी। वहां झाड़ियों में चलते हुए चंद कदम आगे जाकर वो रुक गए। ये जगह कदरे साफ थी। सज्जाद राइफल दोनों हाथों में संभाले इधर उधर देख रहा था और नौलखा इस तरह नथने फैला पुचकार रहा था जैसे कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा हो। तुम बू महसूस कर रहे हो? पेट्रोल की बू, नौलखे ने कहा। हाँ महसूस तो हो रही है, सज्जाद ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कुछ देर पहले तक यहाँ कोई ऐसी गाड़ी मौजूद थी जिससे पेट्रोल के कतरे टपक रहे होंगे। नौलखा चंद कदम और आगे बढ़ गया और फिर दफतन वो चीख उठा, वो देखो, वो कोई गाड़ी है। वो दोनों दौड़ते हुए झाड़ियों में खड़ी हुई गाड़ी के करीब पहुंच गए। वो कोई लैंड क्रूजर थी। रेगिस्तानी इलाकों में आमतौर पर इसी किस्म की गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं। वो दोनों गाड़ी में झांकने लगे। गाड़ी खाली थी। मेरा ख्याल है ये उन्हीं लोगों की गाड़ी है जो समीना को अगवा करके ले गए हैं। शायद गाड़ी किसी वजह से खराब हो गई है जिसे वो यहाँ छोड़ गए हैं, नौलखे ने कहा। ऐसा ही लगता है, सज्जाद ने कहा। इस गाड़ी के नंबर से इसके मालिक का पता चलाया जा सकता है और फिर यह मालूम करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि यह गाड़ी किसके इस्तेमाल में थी। नौलखा झुककर गाड़ी का नंबर देखने लगा। उसी लम्हे उसकी छठी इस खतरे का एहसास दिलाने लगी। वो एकदम सीधा हुआ मगर उसे देर हो गई थी। सज्जाद राइफल को नाल की तरफ से पकड़े उस पर हमला आवर हो रहा था। नौलखा बड़ी फुर्ती से एक तरफ झुका मगर वो पूरी तरह अपने आप को बचा नहीं सका था। राइफल का बट उसके कंधे पर लगा। सज्जाद ने निशाना तो उसके सर को बनाया था मगर नौलखा के बरवक्त आगाह हो जाने से राइफल का बट सर की बजाय उसके कंधे पर लगा था। उसके मुंह से करासी निकल गई। वो लड़खड़ा कर गिरा लेकिन उसने संभलने में देर नहीं लगाई थी और ठीक उसी लम्हे सज्जाद ने उस पर दोबारा हमला किया। लेकिन इस मर्तबा नौलखे ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए राइफल को दोनों हाथों में पकड़ दिया और उसके साथ ही एक जोरदार झटका दिया। नौलखे का ये रद्द अमल गालबन सज्जाद के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्को था। वो उसके ऊपर से कलाबादी खाता हुआ झाड़ियों में गिरा। राइफल उसके हाथ से छूट गई और नौलखा की गिरफ्त भी राइफल पर ही रही। वो बड़ी फुर्ती से उठकर सज्जाद की तरफ लपका। उसने सज्जाद पर छलांग लगाई थी मगर सज्जाद ने अपना एक पैर ऊपर उठा दिया। नौलखा उसके पैर से टकराकर जमीन पर गिरा। सज्जाद ने फौरन उसे छाप लिया। वो उसके सीने पर सवार होकर उसके गले पर गिरफ्त जमाने की कोशिश कर रहा था मगर नौलखा भी उससे कमजोर नहीं था। वो भी इस किस्म की लड़ाइयों का माहिर था। उसने सज्जाद की दोनों कलाइयां गिरफ्त में ले ली और पूरी कुव्वत से झटका दिया। सज्जाद उसके ऊपर से लुढ़क कर बाईं तरफ गिरा। नौलखा फौरन ही संभल गया। इस दौरान सज्जाद भी उठकर खड़ा हो गया था। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और एक दूसरे पर हमलावर होने के लिए पर तोल रहे थे और फिर यूं लगा जैसे दो पहाड़ आपस में टकरा गए हों। दोनों एक साथ नीचे गिरे थे। वो दोनों देर तक एक दूसरे को झाड़ियों में रगीदते रहे। सज्जाद का हाथ झाड़ियों में पड़ी राइफल पर पड़ गया। नौलखे ने भी राइफल पर हाथ डाल दिया। अब उन दोनों में राइफल के लिए कशमकश होने लगी। राइफल का रुख नीचे की तरफ था। कशमकश में ट्राइगर दब गया। फायर की आवाज से वैराना गूंज उठा। गोली नौलखे के बिल्कुल करीब झाड़ियों में धंस गई थी। सज्जाद ने राइफल को एक जोरदार झटका दिया। राइफल उन दोनों के हाथ से निकलकर हवा में उड़ती हुई दूर झाड़ियों में जा गिरी। उसके साथ ही नौलखा भी लड़खड़ा कर गिरा था।
اس کا خیال تھا کہ سجاد اس پر حملہ آور ہوگا، لیکن دوسرے لمحے سجاد نے جھاڑیوں میں ایک طرف دوڑ لگا دی۔ 9 لکھا بڑی پھرتی سے اٹھ کر اس کے پیچھے دوڑا۔ اس کے پیر کو جھاڑیوں میں پڑی ہوئی رائفل سے ٹھوکر لگی۔ اس نے بڑی پھرتی سے جھک کر رائفل اٹھائی اور وہیں رک کر سجاد کی طرف نشانہ باندھنے لگا۔ سجاد تقریباً 50 گز آگے نکل چکا تھا۔ 9 لکھا نے رائفل سیدھی کر کے ٹرائیگر دبا دیا۔ رائفل کا رخ قدرے نیچے کی طرف تھا۔ ویرانہ ایک بار پھر فائر کی آواز سے گونج اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی سجاد کی چیخ بھی سنائی دی۔ 9 لکھے نے سجاد کو گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ 9 لکھا اس طرف دوڑا جس جگہ سجاد گرا تھا۔ وہاں رک کر وہ متجسس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک طرف جھاڑیوں میں سرسراہٹ کی آواز سنائی دی تو وہ اس طرف لپکا۔ سجاد جھاڑیوں میں رینگتا ہوا وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب 1 انچ بھی آگے سرکے تو کھوپڑی اڑا دوں گا۔ 9 لکھے کے حلق سے بیڑیے کی سی ہراہٹ نکلی۔ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، میں زخمی ہوں، میری ٹانگ میں گولی لگی ہے۔ سجاد کہا، اگر تم 1 سیکنڈ میں اٹھ کر کھڑے نہ ہوئے تو دوسری گولی تمہاری کھوپڑی میں لگے گی۔ 9 لکھا ہرایا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے رائفل کی نال سے اس کی گردن پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تھا۔ اٹھ رہا ہوں، سجاد کہا۔ گولی اس کی پنڈلی میں لگی تھی جس سے خون بہ رہا تھا اور وہ بڑی مشکل سے اٹھ کر کھڑا ہو سکا تھا۔ چلو اب ساحل کی طرف چلو۔ 9 لکھے نے اس کی پشت پر رائفل کی نال سے دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، میں چل تو نہیں سکتا۔ سجاد کہا، میں تمہیں گود میں تو نہیں اٹھا سکتا۔ 9 لکھا گھرایا، چلو آگے بڑھو۔ سجاد لڑکھڑاتا ہوا آگے چلنے لگا۔ 9 لکھا اسے بار بار رائفل سے ٹھوکے دے رہا تھا۔ وہ تنگ سی ڈلان سے اتر کر پانی کے کنارے پر پہنچ گئے۔ 9 لکھے نے پہلے اسے ربر کی کشتی میں اتارا اور پھر خود بھی کشتی میں آ گیا۔ چلو چپو چلاؤ۔ 9 لکھے نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ وہ سجاد کے سامنے بیٹھا تھا اور سجاد کو اس نے رائفل کی زد پر لے رکھا تھا۔ سجاد نے جھاڑی کی شاخ سے بندھی ہوئی رسی کھولی اور چپو سنبھال لیے۔ اب وہ لانچ کی روشنی کی زد میں تھے۔ کشتی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی لانچ کے قریب پہنچ گئی۔ کیا ہوا؟ یہ فائرنگ کیسی تھی؟ رحیم بخش نے ریلنگ پر جھکتے ہوئے پوچھا۔ یہ غدار سجاد اوپر آ رہا ہے، اس کا خیال رکھنا، 9 لکھے نے چیخ کر کہا۔ پہلے سجاد رسی کی سیڑھی سے اوپر چڑھا۔ 9 لکھے نے ربر کی کشتی کی رسی رسے والی سیڑھی سے باندھ دی اور پھر خود اوپر چڑھ گیا۔ سجاد عرصے پر ٹانگ پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ پنڈلی سے خون بہ رہا تھا اور رحیم بخش نے اسے رائفل کی زد میں لے رکھا تھا۔ 9 لکھے نے اوپر آ کر رسوں والی سیڑھی ربر کی کشتی اوپر کھینچ لی۔ وہ بری طرح ہانپ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ زخمی کیسے ہوا اور اس نے کیا غداری کی ہے؟ رحیم بخش نے پوچھا۔ یہ انہی لوگوں کا ساتھی ہے جو سمینہ کو اغوا کر کے لے گئے ہیں، 9 لکھے نے کہا اور پھر تفصیل سے اسے سب کچھ بتانے لگا۔ میں نے جب اس سے گاڑی کا نمبر نوٹ کرنے والی بات کی تو اس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن بلاخر میرے قابو میں آ ہی گیا۔ یہ جھوٹ بولتا ہے، سجاد نے کراتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ جھوٹ نہیں بول رہا، رحیم بخش نے کہا۔ یہ تمہیں جانتا تک نہیں، تم سے اس کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے جو یہ تم پر جھوٹا الزام لگائے گا؟ یہ تو میں ڈیرے پر جا کر معلوم کر ہی لوں گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ وہ 9 لکھے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 9 لکھا بھائی، وہ ادھر ایک رسی پڑی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ پیر باندھ دو۔ ڈیرے پر جا کر معلوم کرتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے اور لڑکی کو کہاں لے گئے اور اس کا ان سے کیا تعلق ہے۔ 9 لکھا رسی اٹھا کر لے آئے اور سجاد کے ہاتھ پیر باندھ کر اسے عرصے پر ڈال دیا۔ رحیم بخش کیبن میں آ گیا۔ اس نے لانچ کی ساری فالتو بتیاں بجھا دی اور لانچ کو حرکت میں لے آیا۔ انہیں ڈیرے تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ دین محمد کھاڑی کے دہانے کے قریب کھڑا تھا۔ لانچ جیسی اندر داخل ہوئی اس نے بیریئر گرا دیا اور دوڑتا ہوا جیٹی پر آ گیا۔ ان کا کچھ پتا چلا رے؟ اس کو کیوں باندھا ہے؟ وہ حیرت سے سجاد کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ غدار ہے محمد دین، رحیم بخش نے کیبن سے نکلتے ہوئے کہا۔ شارق ہوش میں آ گیا ہے؟ اب وہ کیسا ہے؟ ہاں ہوش میں تو آ گیا ہے، چوٹ زیادہ گہری نہیں، میں نے دوائی لگا دی تھی، 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، دین محمد نے جواب دیا۔ اسی دوران ڈی کوسٹا اور شارق بھی وہاں پہنچ گئے۔ شارق کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ محمد دین اور 9 لکھا نے سجاد کو نیچے اتارا اور اسے ڈنڈا ڈولی کرتے ہوئے کمرے تک لے گئے۔ سمینہ کو کچھ پتا چلا؟ شارق نے 9 لکھا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ابھی نہیں، 9 لکھا نے نفی میں ساری لا دیا، لیکن پتا چل جائے گا۔ یہ جو باگڑ بلا ہے نا، اس نے سجاد کی طرف اشارہ کیا، یہ ان لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے جو سمینہ کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اس نے مجھے بھی قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن میں تو بچ گیا اور یہ خود میرے ہاتھ آ گیا۔ 9 لکھا اسے تفصیل سے سب کچھ بتانے لگا۔ واجہ سجاد، رحیم بخش اس کے قریب آ کر بولا، تم نے ہم لوگوں کا ناک کٹوا دیا ہے۔ بلوچ تو مہمانوں کے لیے اپنی جان پر بھی قربان ہو جاتے ہیں، مگر تمہاری اس حرکت سے ہمارے سر جھک گئے ہیں۔ یہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ بلوچ ایسے دھوکے باز اور بے ایمان ہوتے ہیں کہ مہمانوں کو بھی نہیں بخشتے؟ اب تم سب کچھ مجھے بتا دو گے یا میں ٹیلی فون کروں ملا بشیر 5 گوری کو؟ یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، سجاد نے 9 لکھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ پردیسی لوگ ہیں، رحیم بخش نے جواب دیا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ تم کو دیکھا ہے،
تم پر جھوٹا الزام کیوں لگائے گا؟ کیا دشمنی ہے اس کی تم سے؟ لیکن میرا خیال ہے مجھے ملا بشیر پانچ گوری کو اطلاع دینی پڑے گی۔ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں جسے آسانی سے چھوڑ دیا جائے۔ رحیم بخش چلنے میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کمرے سے نکل کر باہر چلا آیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا شارک بابو؟ نولکھے نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم لوگ آدھی رات کو اس طرف کیا لینے گئے تھے؟ تمہارے سامنے ہی تو ہم کمرے سے نکلے تھے، شارک نے کہا۔ کمرے میں بیٹھے بیٹھے سمینہ کا دم گھٹنے لگا تھا۔ ہم لوگ کمرے سے نکل کر ٹہلتے ہوئے جیٹی پر چلے گئے تھے۔ جیٹی پر اندھیرا تھا، ہم لوگ پرانی لانچ کے قریب کھڑے ہو گئے کہ اچانک ہی کسی نے تاریکی میں ہم پر حملہ کر دیا۔ میرے سر پر کسی ٹھوس چیز سے زوردار ضرب لگی تھی۔ میں نے سمینہ کی چیخ سنی تھی۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ جب تم لوگ اس طرف گئے تھے تو جیٹی پر اندھیرا تھا یا بتیاں بعد میں بجھی تھی؟ یہ سوال ڈی کوسٹا نے کیا تھا۔ بتیاں پہلے ہی سے بجھی ہوئی تھی، جس پر مجھے حیرت بھی ہوئی تھی، حالانکہ جیٹی پر تو رات بھر بتیاں جلتی رہتی ہیں۔ بہرحال میں نے توجہ نہیں دی تھی کہ بتیاں کیوں بجھی ہوئی ہیں، شارک نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کوئی باقاعدہ پلاننگ سے ہوا ہے اور اس پلاننگ میں ڈیرے کا کوئی آدمی بھی شامل ہے، ڈی کوسٹا نے کہا۔ یہی ہے اور کون ہو سکتا ہے؟ نولکھے نے سجاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں اے بجو، وہ کون تھے اور ان سے کیا رشتہ داری ہے تمہاری؟ بکواس کر رہے ہو تم، میں کچھ نہیں جانتا، سجاد نے جواب دیا۔ رحیم بخش کو واپس آ لینے دو، تم سے تو میں 1 منٹ میں اگلوا لوں گا، نولکھے نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ ویسے ایک بات سن لو، اگر سمینہ بی بی کو ذرا سا نقصان بھی پہنچا تو میں تمہارے جسم کی اتنی بوٹیاں کروں گا کہ کوئی گن نہیں سکے گا۔ اسی دوران رحیم بخش واپس آ گیا۔ میں نے فون پر ملا بشیر پانچ گوری کو بتا دیا ہے، وہ کچھ دیر میں یہاں پہنچ جائے گا۔ پانچ گوری وہ آدمی ہے جو اپنے وفاداروں کے لیے تو موت سے بھی لڑ جاتا ہے، لیکن غداروں کو وہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس نے سجاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، سجاد جلدی سے بول اٹھا۔ تمہارا شروع ہی سے اب تک یہی ایک جواب رہا ہے، رحیم بخش نے کہا۔ اب تو بشیر پانچ گوری تم سے پوچھے گا کہ بے قصور کون ہے اور قصور کس کا ہے۔ دیکھو رحیم بخش، سجاد اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہم پرانے ساتھی ہیں، 1 سال ہو گیا ہے ہمیں ایک ساتھ رہتے ہوئے۔ تم جانتے ہو اس سے 1 سال میں کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں ہمیشہ ملا پانچ گوری کا وفادار رہا ہوں۔ تم جیسے لوگوں کا ایمان بدلتے دیر نہیں لگتی، رحیم بخش نے کہا۔ 1 سال پہلے تم ممبئی میں مستان دادا کے پاس تھے نا، اسے چھوڑ کر تم ملا پانچ گوری کے پاس آ گئے تھے۔ مستان دادا کے پاس تم نے کوئی لمبا ہی ہاتھ مارا تھا، کیونکہ وہ تقریباً 4 مہینے تک ملا پانچ گوری کے پیچھے لگا رہا تھا کہ تمہیں اس کے حوالے کر دیا جائے، مگر ملا پانچ گوری تمہیں پناہ دے چکا تھا۔ اس نے کسی قیمت پر بھی تمہیں مستان دادا کے حوالے نہیں کیا، اور تم نے اس نیکی کا یہ صلہ دیا کہ مہمانوں کے سامنے اس کی عزت خاک میں ملا دی۔ اور ملا پانچ گوری تھوڑی دیر میں یہاں آنے والا ہے، وہ خود ہی تم سے سب کچھ معلوم کر لے گا۔ میں بے قصور ہوں رحیم بخش، سجاد کر رہا۔ دیکھو میری ٹانگ زخمی ہے، خون بہ رہا ہے، اس کا کوئی اگر تھوڑا سا خون بہ بھی جائے تو تم جیسے گینڈے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، رحیم بخش نے کہا۔ تھوڑی دیر اور انتظار کر لو، ملا گوری آ کر یہ فیصلہ کرے گا کہ اس زخم پر مرہم لگایا جائے یا اس زخم کو اور پھیلایا جائے۔ اب بھی وقت ہے واجہ، محمد دین نے سجاد کی طرف دیکھا۔ سب کچھ بتا دو، لڑکی کو ہم برآمد کر لیں گے اور ملا پانچ گوری بھی۔ لڑکی کو تو ہم برآمد کر ہی لیں گے اور ملا پانچ گوری کو بھی سنبھال لیں گے۔ یہ کچھ نہیں بتائے گا محمد دین، رحیم بخش نے کہا۔ تم گیٹ پر جاؤ، واجہ پانچ گوری آنے ہی والا ہوگا۔ وہ میری بات سنتے ہی غصے میں آ گیا تھا اور فوراً ہی روانہ ہو گیا تھا۔ جاتا ہوں واجہ، محمد دین نے کہا اور اپنی رائفل سنبھالے گیٹ سے نکل گیا۔ تم لوگ میرے ساتھ دوسرے کمرے میں آ جاؤ، اب اس کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں، رحیم بخش نے شارک وغیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں رحیم بخش کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گئے۔ رحیم بخش انہیں چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا اور وہ تینوں صورتحال پر اظہار خیال کرنے لگے۔ ہم یہاں بالکل اجنبی ہیں، کسی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم یہاں پر موجود ہیں، پھر وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں، شارک نے کہا۔ یہ ساری اسی کی سازش ہے، نولکھے کا اشارہ سجاد کی طرف تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو ہم سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے۔ ہم بھی بہت بھولے ہیں نولکھے، ڈی کوسٹے نے کہا۔ بات دشمنی کی نہیں، لیکن معاملہ اگر کسی خوبصورت لڑکی کا ہو تو وہاں کسی دشمنی کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ سمینہ جیسی حسین لڑکیاں بہت کم نظر آتی ہیں، اسی کو دیکھ کر اس کی نیت میں فتور آ گیا ہوگا۔ تھوڑی دیر پہلے رحیم بخش نے بتایا تھا کہ یہ سجاد 1 سال پہلے ممبئی کے مستان دادا کے پاس تھا، اس کے ساتھ کوئی فراڈ کر کے بھاگا تھا اور ملا بشیر پانچ گوری نے اسے پناہ دی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بھی ایک ڈرامہ ہی تھا، اس قسم کے لوگ بڑے لمبے منصوبے بنایا کرتے ہیں۔ مستان دادا کون ہے؟ اس مرتبہ شارک نے پوچھا۔ ممبئی کا سونے کا بہت بڑا اسمگلر ہے، ڈی کوسٹا نے جواب دیا۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو وہ صرف سونے کی اسمگلنگ کیا کرتا تھا، لیکن پھر سنا تھا کہ ہیروئن کا پیسہ بھی اس کے منہ کو لگ گیا تھا۔ خلیج کی ریاستوں سے جتنا سونا وہ اسمگل کرتا ہے اتنا اس خطے کے ساتھ اسمگلر مل کر بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ تم لوگ اس لائن میں نئے آئے ہو، آہستہ آہستہ سب کے بارے میں جان جاؤ گے کہ کون کیا کرتا ہے۔
हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है, शारक ने कहा। तुम ये कहना चाहते हो कि ये एक बाकायदा मंसूबे के तहत मुंबई के मस्तान दादा का गिरोह छोड़ कर आया था और मुल्ला बशीर पंजगोरी के गिरोह में बैज इसलिए शामिल हुआ था कि इसका एतमाद हासिल करने के बाद इसके राज मस्तान दादा को पहुंचाता रहे। मेरा मतलब बिल्कुल यही था, डी कोस्टा ने कहा। अब तो ये मुल्ला बशीर पंजगोरी को ही पता होगा कि इससे 1 साल के अरसे में इस गैंडे की वजह से उसे कोई नुकसान उठाना पड़ा है या नहीं। एक और बात मेरे जहन में आ रही है, 9 लक्के ने कहा। जिस रोज हम लोग आए थे उसके अगले ही रोज कोस्ट गार्ड वाले हमारे बारे में मालूम करने आए थे, जिन्हें रहीम बख्श ने भगा दिया था और मुल्ला बशीर पंजगोरी से उनकी शिकायत भी की थी और उन्हें उसी रोज मुलाजमत से बरतरफ कर दिया था। उससे एक बात तो ये जाहिर होती है कि इस मुल्ला बशीर पंजगोरी के ताल्लुकात बहुत हैं, और दूसरी बात जो मेरे ध्यान में आती है वो ये है कि क्या ये मुमकिन नहीं कि इन्होंने मुल्ला पंजगोरी से इंतकाम लेने के लिए ये सब कुछ किया हो। इन्होंने किसी तरह सज्जाद को अपने साथ मिला लिया हो और कहा हो कि अगर हम लोग यहाँ छुपे हुए हों तो उन्हें इतला दे दे। मेरे ध्यान में ये शुबा इसलिए भी उभरता है कि सज्जाद आज दिन भर डेरे से गायब रहा था। मुमकिन है इसने उन लोगों से मिलकर प्रोग्राम बनाया हो और जेटी वाले हिस्से की बत्तियां भी इसी ने बुझाई हो, हालांकि वो बत्तियां रात भर जलती रहती हैं। हो सकता है ये बात भी हो, डी कोस्टा ने पहलू बदलते हुए कहा। बहरहाल हकीकत क्या है ये तो मुल्ला पंजगोरी के आने के बाद ही पता चलेगा, वो सब कुछ मालूम कर लेगा। वो बातें कर ही रहे थे कि हवेली के अंदर 2-3 गाड़ियां रुकने की आवाज सुनाई दी। वो तीनों उठकर दरवाजे में आ गए। एक मर्सिडीज कार थी और उसके साथ आगे और पीछे 2 जीपें थी। हर जीप में 4-4 गनमैन बैठे हुए थे। वो तीनों वहीं खड़े गाड़ियों की तरफ देखते रहे। इस वक्त रात के 2 बजे थे और इस वक्त मुल्ला पंजगोरी की आमद का मतलब ये था कि उसने इस मामले को बहुत ज्यादा अहमियत दी थी। मर्सिडीज कार का दरवाजा खुला और मुल्ला बशीर पंजगोरी बरामद हुआ। उसने वैसा ही लिबास पहन रखा था, लंबा सा चोगा, सर पर स्याह रेशमी रुमाल और हाथ में तस्बीह। उसने कार से उतरकर उन लोगों की तरफ सरसरी अंदाज में देखा, फिर अपने मखसूस कमरे में चला गया। रहीम बख्श भी उसके साथ ही कमरे में गया था। वो तीनों बरामदे में खड़े इंतजार करते रहे। तकरीबन आधे घंटे बाद रहीम बख्श कमरे से बाहर आया और उसने उनकी तरफ देखते हुए इशारा किया। वो तीनों उसके साथ कमरे में दाखिल हो गए। मुल्ला बशीर पंजगोरी मखसूस अंदाज में गाँव तकिए से टेक लगाए बैठा था। उसके दाएं हाथ में तस्बीह थी और तस्बीह के दाने मुसलसल चल रहे थे। उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा संजीदगी थी। उसने उन तीनों को बैठने का इशारा किया तो वो उसके सामने कालीन पर बैठ गए। ये जो कुछ भी हुआ है मुझे इसका बहुत अफसोस है, मुल्ला पंजगोरी ने कहा। इससे हम बलोचों की रवायत को न सिर्फ शदीद धचका पहुंचा है बल्कि मेरे एतमाद को भी ठेस पहुंचाई गई है। हम बलोच तो मेहमानों के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। हमारा कोई जानी दुश्मन भी मेहमान बनकर तो हम अपनी रवायात के मुताबिक अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी खिदमत करते हैं। लेकिन यहाँ जो कुछ भी हुआ उससे अगरचे मेरा या मेरे आदमी का कोई दखल नहीं, लेकिन मुझे इस पर बहुत शर्मिंदगी है। आप लोग जानते हैं कि जहाँ मुख्तलिफ लोग गिरोह की सूरत में काम कर रहे हैं उनमें एक आध काली भीड़ भी घुस ही आती है। यहाँ भी मामला कुछ ऐसा ही हुआ है। अभी पता चल जाएगा कि किस्सा क्या है। मगर 9 लक्का भाई, पहले तुम बताओ क्या हुआ था। 9 लक्का उसे सूरत-ए-हाल से आगाह करने लगा। आखिर में वो कह रहा था, जब मैंने ये कहा कि इस गाड़ी के नंबर से उन लोगों के बारे में मालूम किया जा सकता है और फिर मैं नंबर देखने के लिए झुका तो सज्जाद ने राइफल के बट से मुझ पर हमला कर दिया। वो तो किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया और फिर उसने भागने की कोशिश की थी, लेकिन राइफल मेरे हाथ में आ गई और मैंने गोली चला दी जो उसकी टांग में लगी और वो जख्मी होकर गिर पड़ा। मैं उसे लेकर लॉन्च पर आ गया। हमसे भला इसकी क्या दुश्मनी हो सकती है। ये तो आपके खिलाफ साजिश है, आपको बदनाम करने के लिए, और ये आज दिन में गायब भी रहा था। मुझे तो शक ये है कि ये साजिश इसने दिन के वक्त किसी के साथ मिलकर तैयार की थी। जेटी के एरिया में रात को बत्तियां जलती रहती हैं, लेकिन आज वो बत्तियां भी बुझी हुई थी। ये कहाँ गया था रहीम बख्श, मुल्ला पंजगोरी ने पूछा। ये तो बोल कर गया था कि इस शहर से अपनी कुछ चीजें लानी है, रहीम बख्श ने जवाब दिया। और जेटी की बत्तियां कैसे बुझी हुई थी, मुल्ला पंजगोरी ने पूछा। बाजी है वाजा, मैं और मोहम्मद दीन 2-3 दिन से मुसलसल जागते रहे थे। आज हमने सजाद की ड्यूटी लगा दी थी। मैं और मोहम्मद दीन अपने कमरे में जाकर सो गए थे। फिर चीखों की आवाज सुनकर मेरी आंख खुली थी। इस तरह तो शक उसी पर जाता है, पंजगोरी उठते हुए बोला। तो चलो जरा उससे मालूम तो करते हैं। वो तीनों भी उठ गए। वो लोग कमरे से निकलकर बरामदे में चलते हुए उस कमरे की तरफ चलने लगे जहां सज्जाद को रखा गया था। बरामदे के सामने गाड़ियों के करीब मुल्ला पंजगोरी के गन मैन खड़े थे। वो लोग कमरे में दाखिल हो गए। सज्जाद बंधा हुआ फर्श पर पड़ा था। मुल्ला पंजगोरी को देखकर उसके चेहरे का रंग धुआं हो गया। सुना तुम जख्मी हो गए हो, क्या वजह है सज्जाद? किसने गोली मारी है तुम्हें? उसका नाम तो बताओ, अभी देखो तुम्हारे सामने उसके टुकड़े करता हूँ। मुल्ला बशीर पंजगोरी ने सज्जाद की तरफ देखते हुए हमदर्दाना और नर्म लहजे में कहा, किस में इतनी हिम्मत है कि हमारे ही इलाके में हमारे ही आदमी को गोली मार दे? मुल्ला बशीर पंजगोरी के चेहरे पर नरमी और लहजे में हमदर्दी पाकर सज्जाद के चेहरे पर कुछ रौनक सी आ गई।
वो हिम्मत पाकर नौलखे की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये है वो वाजा, इसने मुझे गोली मारी थी। इसने तो मुझे कत्ल करना चाहा था, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। क्यों वाजा नौलखा? मुल्ला बशीर पंजगोरी नौलखा की तरफ घूम गया। क्या तुमको पता नहीं था कि ये मेरा आदमी है? वाजा पंजगोरी, अभी तो आप। नौलखा हल्का कर रह गया। शारक और डी कोस्टा के चेहरों पर भी हवाइयां सी उड़ने लगी। क्या तुम्हें पता नहीं था कि 1 साल पहले जब ये मुंबई के मस्तान दादा के पास भाग कर आया था तो मैंने इसे पनाह दी थी, और मैं जिसको पनाह देता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि बदतरीन दुश्मन भी इसकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि जब से ये सज्जाद मेरे पास आया है मैं 3 मरतबा भारी नुकसान उठा चुका हूँ, और 2 मरतबा मेरी लांचें पकड़ी गई, और तीसरी मरतबा मुंबई में मेरे गोदाम पर छापा मारकर मेरे लाखों का माल पकड़ा गया। क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं इसकी सारी हरकतों को नजरअंदाज करता रहा था और इसे ढील दे रखी थी? नौलखा और शारक वगैरह के चेहरों की रंगत इत्तदाल पर आने लगी। उन्हें समझने में देर न लगी कि वह सज्जाद के जराइम गिनवा रहा था और उसे बावर करवा रहा था कि वो उसकी हरकतों से कभी बेखबर नहीं रहा था। उसके बरक्स सज्जाद के चेहरे पर एक बार फिर खौफ के साए उभरने लगे थे। वो वैसे ज्यादा सी नजरों से मुल्ला बशीर पंजगोरी की तरफ देख रहा था। वाजा पंजगोरी बदसूर नरम लहजे में कह रहा था, जब पहली मर्तबा समंदर में माल से भरी हुई मेरी लांच पकड़ी गई थी तो मैं इसे महज एक इत्तफाक समझा था, लेकिन इसके 1 महीने बाद जब दूसरी लांच पकड़ी गई तो मुझे शुबह हुआ कि मुखबरी की गई है। मैं सोचे बगैर नहीं रह सका था कि मेरे आदमियों में ऐसा कौन हो सकता है जो मेरे खिलाफ मुखबरी करने की जुर्रत कर सकता हो। मुझे इस शख्स पर शुबा था। मैंने ये बात इसके कानों में डाल दी थी कि 2 दिन बाद मेरा माल मुंबई के गोदाम में पहुंचने वाला है, और मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक 3 दिन बाद गोदाम पर छापा पड़ा। पुलिस को वहां से कुछ नहीं मिला था, लेकिन मैंने इसके सामने ये बताया कि मेरा लाखों का माल पकड़ा गया है। इसने अफसोस का इजहार किया, लेकिन इसकी आंखों में खुशी की चमक मैंने देख ली थी। अगर ये मेरे शुबे की तस्दीक हो गई थी कि वो मुखबर यही है, मगर मैंने इस पर जाहिर नहीं होने दिया। ये तकरीबन 15 दिन पहले की बात है। मैं इसे एक और मौका देना चाहता था। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, 3-4 दिन पहले मैंने इसे बताया कि पाकिस्तान की एक पार्टी के कुछ आदमी मेरे पास आए हुए हैं, और उससे अगले रोज ही कोस्ट गार्ड के 2 आदमी चेकिंग के लिए यहाँ भी पहुंच गए। रहीम बख्श ने मुझे इतला दी तो मैंने उन्हें नौकरी ही से निकलवा दिया। सज्जाद के बारे में मेरा ख्याल था कि ये तुम लोगों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ कुछ साजिश करेगा, लेकिन इसने शायद कुछ और सोचा था। मुझे मालूम है इस लड़की को कौन उठाकर ले गया होगा, और मैं 1-1.5 घंटे में उसे बरामद कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसकी जबान से सुनना चाहता हूँ कि लड़की कहाँ है। वो सज्जाद की तरफ घूम गया। क्यों वाजा सज्जाद? इस मर्तबा उसके होंठों से निकलने वाली आवाज शाम की फुनकार से मुशाबे थी। खुद बताओ कि वो लड़की कहाँ है, या मैं अपने आदमियों से कुछ कहूँ? मैं कुछ नहीं जानता। सज्जाद कांप उठा।